इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। મિલકતો ઊભી થઈ અને એના માલિક પણ જનતાને બનાવ્યા એટલે કે સરકારી મિલકત એને પોતાના 4-5 મિત્રોના લાભાર્થે જે આખો રોડ મેપ મૂક્યો છે મને લાગે છે કે આ દેશની આનાથી ત્યારે આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં આપણી વચ્ચે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા સન્માનીય પવન ખેડાજી ખાસ આ પત્રકાર પરિષદમાં આપણી સાથે વાતચીત કરશે। આપણી વચ્ચે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સન્માનીય પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડા, વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના સન્માનીય નેતા શ્રી પરેશભાઈ દાનાણી, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને વરિષ્ઠ નેતા શ્રી ભરતસિંહ સોલંકી, એઆઈસીસીના સચિવ અને ગુજરાત કોંગ્રેસના સહપ્રભારી श्री जितेंद्र बघेल जी, मारा साथी प्रवक्ता सन्मान्य जयराज सिंह जी, माननीय मनोहर भाई, मीडिया कोऑर्डिनेटर भाई नमक, भरत देसाई सहित तमाम आज पत्रकार परिषद में उपस्थित त्यारे हूँ सन्मान्य प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित भाई चावड़ा ने विनंती करूँ कि वो शुरुआत में आ पत्रकार परिषद विषय बात करे। त्यारबाद आ विशेष पत्रकार परिषद एआईसीसी ना सन्मान्य प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा जी विस्तृत बात करશે। सन्मान्य अमित भाई। प्रदेश कांग्रेस समिति आयोजित पत्रकार वार्ता में अपनी वच्चे खास उपस्थित एआईसीसी प्रवक्ता प्रखर वक्ता आदरणीय पवन खेड़ा जी, विधानसभा कांग्रेस पक्ष नेता हमारा साथी आदरणीय परेश भाई, प्रदेश कांग्रेस समिति पूर्व प्रमुख आदरणीय भरत सिंह भाई, एआईसीसी सेक्रेटरी ने गुजरात सहप्रभारी माननीय जितेंद्र बघेल जी, प्रदेश समिति प्रवक्ता श्रीओ माननीय भाई श्री मनीष भाई, माननीय जयराज सिंह भाई, भाई श्री मनोहर भाई, भरत भाई, हेमंत भाई, आप सौ इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया पत्रकार मित्रों, आजाद भारत देश में या टांकणी पर नहीं बनती तो भविष्य माटे चिंता थी एवा कपरा समय में कांग्रेस सुशासन, लोकाभिमुख वहीवट और नीतियों ने कारण आ देश में अनेक एवी अटकायत उभी करवामां आवी, अनेक एवा पीएससी उभा करवामां आव्या के जेनाथी आ देशना विकास माटे प्रगति माटे खूब मोटुं योगदान थयुं अने साथे साथे लाखों करोड़ों लोको ने एनाथी सुविधाओ पण मळी। आटला वर्षो सुधी कांग्रेस पक्षे आ देशनी तमाम अटकायतो, तमाम व्यवस्थाओ लोकोना चरणोमां धरी लोकोना हाथमां एनो वहीवट आप्यो। छेल्ला थोड़ा वर्षोथी जे रीते भारतीय जनता पार्टी शासकोए आ देश में शासन ना माध्यमथी देश ने लूंटवानुं शरू कर्युं, देश ने वेचवानुं शरू कर्युं अने देशना लोकोना नामे पोताना मानीता मित्रोने लाभ कई रीते थाय ए रीते जे शासन चाली रह्युं छे एना ज कारणे आगे चोक्कस देशे फर्क समझवानो समय आवी गयो छे। बे शासनना वहीवटनी सरखामणी करवानो समय आवी गयो छे। कांग्रेसनुं शासन आ 70 वर्षमां भारत निर्माण माटे चाल्युं अने भारतीय जनता पार्टीनुं शासन आज भारत वेचो अभियान माटे कार्यरत होय एवुं स्पष्ट देखाई रह्युं छे। त्यारे समग्र नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान ना नामे जे रीते देश वेचवानी शुरुआत करी छे, मानीता लोकोना हाथमां आखा देशनी सत्ता अने संसाधनो आवे ने देशना लोको फरी एक गुलामीनी दशामां जीववा माटे मजबूर बने ए शासननी साची हकीकतो कांग्रेसना शासननुं योगदान અને હાલની સાંપ્રત પરિસ્થિતિ વિશે
ખૂબ વિસ્તૃત વાત કરવા માટે આપણી વચ્ચે એઆઈસીસીના પ્રવક્તા આદરણીય પવન ખેરાજી છે. હું એમને વિનંતી કરું કે સમગ્ર આ વિષય પર ખૂબ વિસ્તૃત રીતે આપ સૌના માધ્યમથી ગુજરાત અને દેશના લોકોને માહિતગાર કરે. થેન્ક યુ. धन्यवाद अमित भाई. आवाज आ गई. फिर से गुजरात आने का सौभाग्य मिला. में से काफी चेहरों को तो मैं पहचानता हूँ. पुराने चेहरे हैं, कुछ नए हैं, कुछ सफेद बाल हो गए हैं कुछ लोगों के. अच्छा लगा सबसे वापस मिलकर. एक ऐसे मोड़ पे हमारा देश आ गया है जिस मोड़ पे अगर अभी हम नहीं रुके तो तबाही की ओर जाना निश्चित है. उसमें कोई नहीं रोक पाए. हम और आप ये कोशिश भी कर लेंगे तो नहीं. एक पार्टी पिछले 7.5 साल से सरकार में है. सरकार में आने से पहले बार बार सवाल पूछते थे कि 70 साल में क्या हुआ. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया. कांग्रेस पार्टी ने इतने साल सरकार में रही और देश बर्बाद कर दिया. ये सब बोलते बोलते वो सरकार में आ गए. खुद ही पूछते थे कि 70 साल में क्या हुआ और खुद ही जवाब दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ. ये जो बेच रहे हैं, ये जो लिस्ट है लंबी चौड़ी, वो हवाई अड्डे हो, वो पोर्ट्स हो, बिजली की जो प्रोडक्शन हमारा है वो हो, सड़कें हो, बड़े बड़े नवरत्ना कंपनियां हो, तमाम चीजें जो आप कहते थे कि नहीं हुई वही आप बेचते. और हैरानी की बात है, जैसा कि अभी अमित भाई बता रहे, 70 साल में हमारी सरकार सबसे ज्यादा रही. इसमें कोई शक की बात नहीं, गर्व की बात है. और लोगों की भी सरकारें बीच में आई. सबने भारत बनाने का काम, भारत लुटाने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये 7.5 साल वाली सरकार कर रही है. आपने पेट्रोल और डीजल पर जो पिछले 7 साल में कमाया है सरकार, वो 23 लाख करोड़. 23 लाख करोड़ कोई छोटी राशि नहीं है. क्या हुआ उस 23 लाख करोड़ का? क्या लोगों को नौकरियां मिली? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड भी आप ही के दौरान टूटा है. तो उस 23 लाख करोड़ से नौकरियां तो नहीं मिली. छोटे व्यापारी की हालत इस देश में, मैं भी बहुत घूमता हूं, आप लोग भी बहुत घूमते हैं, लोगों से बात करते हो. छोटा व्यापारी तबाह हो चुका है इस देश में. तो वो 23 लाख करोड़ कहां गया? मिडिल क्लास, तनख्वाह याफ्ता लोग, उनकी हालत क्या है? कोई भी सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, और मैं और आप कोई भी पेशे में हो, आप पत्रकार हैं, मैं पॉलिटिक्स में हूं, थोड़ा बहुत व्यापार करते होंगे हम लोग. महीने के अंत में मेरी जेब में कितना बचता है और आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले कितना बचता था, इस सवाल का जवाब अगर दिमाग में आ जाएगा तो उस सरकार को आप अगली बार वोट दोगे या नहीं, आप खुद ही मानो, खुद ही आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा. इसमें कोई अर्थव्यवस्था को समझना या कोई अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं होती. मेरी जेब में 30 तारीख को कितना पैसा बचता है और 12 महीने में मैंने कितनी बचत की. 60-70 बार आपने रसोई गैस की कीमत बढ़ाई. क्या इतनी बार मेरी और आपकी तनख्वाह बढ़ी? बहुत छोटा सा सरल सा सवाल है, उसमें कोई जरूरत नहीं इकोनॉमिस्ट की. हम अपने घर की अर्थव्यवस्था समझते हैं. मैं पेट्रोल भराने निकलता हूं, मुझे मालूम है मैं पिछले 2 साल पहले कितना खर्च करता था, 5 साल पहले कितना खर्च करता था और अब कितना करता. आप बताइए वो 23 लाख करोड़ कहां गया? न उससे रोजगार मिला, न कोई नए उद्योग आए, न लोगों को कोई राहत मिली, न छोटा व्यापारी को राहत मिली, न मध्यम दर्ज के व्यापारी को, उद्योग चलाने वाले को राहत मिली, ईमानदार उद्योगपति को कोई राहत नहीं मिली. जीएसटी से वो तबाह हो गया, नोटबंदी से वो मारा गया. 23 लाख करोड़ का हिसाब क्या है? आपके लिए नया घर बन रहा है प्रधानमंत्री के लिए, क्या वो है हिसाब? सेंट्रल विस्ता बन रहा है, क्या वो है हिसाब? क्या किया आपने उस 23 लाख करोड़? फिर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पैसा लिया.
वो भी लाखों करोड़ में, उसका क्या हिसाब है? आप पर भरोसा कैसे कर लें कि आप जो पैसा कमाते हो वो देश के भले के लिए, देश के नौजवान के लिए, देश के व्यापारी के लिए, देश की मिडिल क्लास के लिए, देश के गरीब के लिए, देश के किसान के लिए खर्च करते हो? वो भरोसा आप है। अब ये जो नई बात आप ला रहे हो, सड़कें बेच देंगे जी, रेल बेच देंगे, हवाई अड्डे बेच देंगे, बिजली की ट्रांसमिशन बेच देंगे, बिजली उत्पादन बेच देंगे, प्राकृतिक गैस की जो पाइपलाइन हम लोगों ने पिछले 60 साल 70 साल में सरकारों ने बनाई वो बेच देंगे, पेट्रोल की पाइपलाइनें बेच देंगे, टेलीकॉम, एक क्रांति आई थी इस देश में टेलीकॉम की। हमें और आपको, कुछ लोगों को तो याद होगा अपने बच्चे से जब ट्रंक कॉल लगाना पड़ता था, आज हाथ में यूं मोबाइल आता है। ये सब सरकारों ने मेहनत करके, जनता ने मेहनत करके अपने पसीने से ये अर्जित किया है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक सरकार का नहीं, हम सब का है। ये भी आप बेच देंगे। माइनिंग, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम बेच देंगे। इस देश ने वो दौर देखा है, PL 480 का दौर, जब विदेशों से हमें हाथ फैलाने पड़ते थे गेहूं के लिए, अनाज के लिए। आज पूरा विश्व देखकर हैरान होता है कि भारत ने जो यहाँ हरित क्रांति आई, भारत दूसरे देशों को देने में अब सक्षम हो गया। आप वो भी बेच देंगे। आपने किसानों को तो सड़क पर बैठा ही दिया है पिछले 10 महीने से। आप बंदरगाह बेच देंगे, स्टेडियम बेच देंगे, हवाई अड्डे बेच देंगे। अच्छा, बेचने की प्रक्रिया बड़ी अच्छी, कहते नहीं हम तो लीज पे दे देंगे 25 साल 30 साल 50 साल। मेरा सामान, मैं अब आपसे एक आपका घर खरीदने आता हूं और वो पैसे भी आपसे लेता हूं। ऐसा व्यापार कभी देखा आप? ये जो लोग खरीदेंगे वो पैसा कहां से आएगा? वो बैंकों से आएगा। बैंकों में किसका पैसा है? मेरा और आपका पैसा। तो ऐसा व्यापार आपने पहली बार देखा होगा कि मैं आपके पैसे से आपका सामान खरीदूंगा 30 साल के लिए, उससे कमाऊंगा, खोखला करके वापस आपको दे दूंगा। अभी हम भरत भाई और हम कमरे में बैठ के बात कर रहे थे, परेश भाई, भरत भाई और अमित भाई, हम सब। तो एक अच्छी बात भरत भाई बोले, नेशनलाइजेशन ऑफ लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जो कमाएगा वो तो 2-3 दोस्त कमाएंगे, हम दो और हमारे वो। अब वो में कौन है अब आप खुद समझते हैं। और लुटेगा पूरा देश। मेरी और आपकी जेब से पैसा निकालेंगे मोदी जी के प्रिय साथी। ये कैसा व्यापार, ये कैसे सरकार चल रही? क्या ऐसे कभी आपने कोई सरकार, वो अल्पमत की सरकार हो, बहुमत की सरकार हो, उसकी 300 सीटें हो, 400 सीटें हो, 150 सीटें हो, कभी देखी आपने? सेल लगी हुई है, क्लियरेंस सेल लगी हुई है देश में, ले जाओ। आप कितना बेचोगे? इस देश ने कितना कमाया है पिछले 70 साल में कि आपको 10 साल पूरे होंगे, अब उसके बाद तो आप नहीं आने वाले। इस 10 साल में आप बेच नहीं पाओगे, इतना कुछ कमाया है इस देश ने। लेकिन अगर अभी इन्हें नहीं रोका गया तो जिस हालत में हमारे नौजवान आ जाएंगे, जिस हालत में हमारे मिडिल क्लास आ जाएगा, हमारे किसान आ जाएंगे, हमारे छोटे व्यापारी आ जाएंगे, उस हालत से वापस आने में कई दशक लग जाएंगे। एक पीढ़ी तो तबाह हो जाएगी। अब एक पीढ़ी को तबाह करने वाला काम कोई सरकार करे तो उसको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, मैं आपको छोड़। कई बार सरकारें काम नहीं कर पाती, विफल होती है, फेल हो जाती है, उनको सजा दे देते कि साहब इनको अगली बार नहीं चुनेंगे, ये फेल हो। लेकिन जिस सरकार की नीयत में खोट आ जाए, वो 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रही है, तो वो उस सरकार की सजा क्या होती है मुझे नहीं समझ, क्योंकि आज तक ऐसी सरकार दिखी ही नहीं। तो ये हमें भी नहीं मालूम कि ऐसी सरकार को क्या सजा दी जाए जो पीढ़ियों को बर्बाद करने आ गई।
गलत गलतियां कईयों से होती, हम जब सरकार में थे हमसे भी हुई होगी। वो नियत की गलती नहीं थी, उससे पीढ़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जो कोल ब्लॉक करते हुए सरकार में आए, आज क्या कर रहे हैं कोल ब्लॉक? आज प्राकृतिक संसाधनों को कैसे अपने दोस्तों में बांट रहे हैं, आप देखिए ना। कहां गया सीएजी, नोशनल लॉस, कहां है वो लोग? कहां है वो 9 बजे की टीवी डिबेट्स जो सरकार पे सवाल उठाने की हिम्मत रखती थी? अगर पीढ़ी बर्बाद हो रही है तो उसमें सरकार के साथ साथ और लोगों का भी एक योगदान है, उन तमाम लोगों का जो आज चुप। हमारे नेता राहुल गांधी, पूरे विपक्ष में मुझे एक इकलौता नेता ऐसा दिखता है राष्ट्रीय स्तर पे जिसने भूमि अधिग्रहण से लेकर, और तब हमारे पास सिर्फ 43 सीटें थी। आप में से कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि सिर्फ 43 सीटें हैं, पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ होगा। हमने भारत सरकार को, मजबूत सरकार को, जिसकी बहुत सीटें थी, उसको पीछे हटने पे मजबूर किया। तो हम तो चुप नहीं है, इस पाप का भागीदार हम नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी में जितने लोग आपको यहां दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी इस पाप का भागीदार नहीं है। हम अपनी आवाज उठाएंगे। आपका सहयोग चाहिए, मीडिया का सहयोग चाहिए। विपक्ष बिना मीडिया के पंगु हो जाता है, बेकार हो जाता है। विपक्ष की आवाज मीडिया होती है, विपक्ष जनता की आवाज होती है। जनता ने भले ही हमें विपक्ष में रखा है, लेकिन जनता उम्मीद से देख रही है हमारी तरफ भी और आपकी तरफ भी कि उनकी वो आवाज हम उठाएं जो इस सरकार दबा रही है, उनकी वो बातें हम उठाएं जो इस सरकार से उनको शिकायत है। और ये शिकायत छोटी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, एक पीढ़ी बर्बाद हो गई, उसको बर्बाद होने से रोकिए। हम और आप मिलकर रोक सकते हैं। दबाव के आगे झुकती है, दबाव के आगे झुकने वाली एक सरकार है ये वाली, और झुकना भी चाहिए मीडिया के। देश को बिकने से रोकना है तो आज आवाज उठानी होगी। और पिछले 23 लाख करोड़ का हिसाब मांगना होगा, जवाब मांगना होगा कि क्यों 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ का जवाब तो पूरे विश्व में किसी को नहीं मिल रहा। अब तो मोदी जी ने भी नोटबंदी का नाम लेना बंद कर दिया। उन्हें भी मालूम है कि अब नाम लूंगा तो लोगों को फिर याद आ जाएगा क्या नुकसान। तो ये जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता और कुछ नहीं। 60 लाख करोड़ का सामान 6 लाख करोड़ में आप अपने दोस्तों को दे रहे हो, और वो 6 लाख करोड़ भी आप ही दे रहे हो। मैं, हमारे सारे साथी आज आपके सामने इसीलिए उपस्थित हुए हैं, रोक सके तो हम मिलकर रोक दें। ये देश याद रखेगा, हमें भी, आपको भी, कि एक ऐसा दौर आया था, सूरज अस्त हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, लेकिन आवाज उठाई, फिर से इस देश को अंधेरे में जाने से रोका। नहीं तो आने वाली पीढ़ी ना हमें माफ करेगी ना आपको माफ करेगी। आपके सवाल। पवन जी, मनमोहन सिंह की सरकार है, एक दफा ऐसा भी माहौल आया था कि जो संपत्ति थी वो बेचने के लिए निकला। तो इफ यू आर द यूएस गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, so you verify that there are sectors which are strategic, they are core sectors. No sensible government has ever touched those core sectors, those strategic sectors. No sensible government has encouraged monopoly. कोई भी ऐसी सरकार जो सोच समझ के देश के हित के लिए सोचते हुए कोई काम करती है, वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में या कोर क्षेत्रों को मोनोपोली के हाथ में नहीं आने देती कि एक हाथ में सब कुछ दे दिया, एक हाथ में पावर सेक्टर पूरा दे दिया, या एक हाथ में टेलीकॉम सेक्टर पूरा दे दिया, या एक हाथ में संसाधन पूरे दे दिए, या एक हाथ में सारे बंदरगाह दे दिए, या एक हाथ में सारे एयरपोर्ट दे दिए। ऐसा कोई सरकार नहीं। यह फर्क है उस वक्त की सरकार में और आज की सरकार में। सोच देश के लिए नहीं, सोच पीढ़ी के लिए नहीं है, सोच वोट के लिए है कि अगला वोट कैसे मिले और कैसे अपनी पार्टी
सबसे अमीर पार्टी विश्व की बने। आज जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, गुजरात में तो है ही, लेकिन जो देश में सत्ताधारी पार्टी है, विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन रही है? ऐसे ही बन रही है, जिसको राहुल जी बार बार क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। ये क्रोनी कैपिटलिज्म किसी और सरकार में आपने नहीं देखा होगा, जैसा अब आप देख रहे हैं कि जहां संसाधन दिए जा रहे हो और मोनोपोलीज क्रिएट की जा रही है, एकाधिकार क्रिएट किया जा रहा है। इस देश में ईमानदार उद्योगपतियों की कोई कमी नहीं। इस देश का निर्माण उन तमाम ईमानदार उद्योगपतियों ने ही किया। उनकी ईमानदारी के साथ भी मजाक हो रहा है। अच्छा, आने वाले दिनों में कांग्रेस क्या कोई प्रोग्राम देने वाली है राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर? जी, ये उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। आंदोलन भी है, उसका हिस्सा आप सबसे मुखातिब होकर अपनी बात आपके माध्यम से उठाने का भी उसका हिस्सा है। पूरे देश में हमारे तमाम नेता अलग अलग शहरों में जाकर आप लोगों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। पहला चरण ये है, आंदोलन भी उसका दूसरा चरण, और एक माहौल बनाने का प्रयास आप सबकी मदद से किया जाएगा, जिससे कि सरकार रुके, सोचे और इस बात को रद्द करे। How is the Congress party against the religious polarization that has been created? This is not the first time the Congress has, or the country has witnessed these attempts to polarize the country. They have been trying it even before independence. The Congress narrative during those days was against the polarization, in favor of the country, in favor of securing independence for the country. The Congress narrative has always been very clear. This country belongs to everyone. It doesn't belong to just one caste, one religion, one class. It belongs to each one of us. And each one of us is a stakeholder in this country. Now, what is the party going to do about it? The party has a particular narrative which suits, which benefits each and every individual. The party treats everyone as a stakeholder in this country's development. The party will ensure that the country's culture cannot be redefined by people who do not understand the country's culture. And Congress party is not alone in this initiative. Every sensible Indian understands what is happening. These may be temporary glitches when this government succeeds, at least appears to succeed, in distracting our attention from these issues of petrol, diesel, cooking oil, cooking gas, employment, price rise. Look at pulses, look at food commodities, look at farmers' issues. These are the issues. And all of us individually are concerned about these issues. The government doesn't want us to collectively be concerned about these issues. Each one of us knows, whether we think of ourselves as Hindus or Muslims or Brahmins or Rajputs, doesn't matter. Each one of us knows these are the issues. So we will ensure that, like we have done in the past, and we have a track record of ensuring that the country remains one. Congress party governed this country despite the fault lines that existed in our country. The Bharatiya Janata Party uses these fault lines, creates fault lines where none exist. People know the difference. जी आप बोलते हैं कि पिछले 10 महीने से किसान बैठे रास्तों पर, लेकिन अभी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, तो आप कैसे माहौल खड़ा करेंगे जैसे कि सरकार ये मोनेटाइजेशन स्कीम वापस ले? क्योंकि 10 महीने किसानों की बात नहीं सुनी गई, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। किसान ही आपको एंटरटेन नहीं करता, कांग्रेस को साथ में लेने की बात नहीं करता, नहीं कांग्रेस से, तो आप कैसे किसान किस तरह? पहली बात तो मुझे नहीं समझ में आई कि किसान एंटरटेन नहीं करते। हम उनके आंदोलन में हस्तक्षेप नहीं करें, वो एक गैर राजनीतिक आंदोलन, लेकिन हम उनको समर्थन कर रहे हैं। क्या वो समर्थन नहीं ले रहे? ये गलत। वो समर्थन सबसे ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्थन करके देखे उनको, उनका भी समर्थन। लेकिन किसानों का आंदोलन एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। भाजपा उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करती रही, नहीं कर पाई। कोई भी ऐसा आंदोलन जो किसी पार्टी विशेष से अलग हटकर हो रहा हो, पार्टियों का दायित्व है
कि उसमें बिना हस्तक्षेप किए उनको अपना नैतिक समर्थन दें, उनकी आवाज संसद में उठाएं, उनकी आवाज स्टूडियोज में उठाएं, उनकी आवाज सड़क पर उठाएं, वो हम उठाएंगे, उठा रहे हैं। आपने कहा कि किसानों की बात सरकार ने नहीं मानी तो आप मॉनिटाइजेशन, जिसको आप कह रहे हैं भारत बेचो अभियान कह रहे हैं हम हमारे भाई को, ये कैसे मान? कोई भी सरकार हो, इतना ही अहंकार के घोड़े पे सवार हो, जनता का जब दबाव आता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको उस घोड़े से उतरना पड़ा। ये इतिहास इस बात का गवाह है, अंग्रेजों को भी उतरना पड़ा। भूमि अधिग्रहण का मैंने आपको उदाहरण दिया, 43 सीटें थी, राहुल जी ने सूट-बूट की सरकार बोला, वो सूट-बूट वाले इतने घबराए कि वो पीछे हटे। इस बात का आत्मविश्वास इतिहास से भी, और इस बात का आत्मविश्वास हमें अपने आप पर भी है, और इस देश पर भी है, और आप पर भी है, मीडिया पर भी है। जो व्यक्ति जितना घबराता है वो उतना ही डराने की पहले कोशिश करता है। नेगेटिव पब्लिसिटी से सरकारें हमेशा घबराती हैं। कोई तो कारण होगा कि मीडिया मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा है इस सरकार में। कारण यही है कि मीडिया से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो अगर आप लोग दबाव डालेंगे, हम लोग दबाव डालेंगे आपके माध्यम से, तो ये सरकार झुकेगी और इस देश को राहत मिलेगी, यह देश बर्बाद होने से बचेगा। केरा जी, आपको जो जिम्मेवारी दी गई है अपनी कम्युनिकेशन या जो यहाँ पर आप संभालने वाले हैं, 2022 के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये जो जिम्मेवारी है उसको किस तरीके से आगे रणनीति के तौर पे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? आज आपकी मीटिंग भी है सीनियर नेताओं के साथ, किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस गुजरात में आगे बढ़ेगी? हम लोग आज सब मिलेंगे, लगातार मिलकर चर्चा करेंगे। यहाँ जो इस मंच पर बहुत बड़े अनुभव वाले कद्दावर नेता सब यहाँ बैठे हैं, उन सब के मार्गदर्शन में कैसे सुचारू रूप से सब कुछ व्यवस्था बने। आपसी संवाद की हमारी और आपकी बस एक छोटा सा काम है, वो तो हम लोग कर ही लेंगे। लेकिन चुनाव 22 में है, बहुत कुछ तैयारी करनी होती है। हमारे तमाम नेता दिल्ली में भी और यहाँ भी, हमारे बघेल साहब भी यहाँ हैं, हम लोग सब मिलकर रणनीति तैयार करेंगे। और रणनीति तो ऐसी होती नहीं कि आपसे सुचारू साझा करेंगे, लेकिन वक्त वक्त पे आपसे संवाद करते रहेंगे। हर बार बातें होती है, रणनीति तय करते हैं, रणनीति तय करते हैं। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो वो मेरा आदमी को टिकट दे दो, वो मेरा आदमी को टिकट दे दो, और फिर बाद में पूरा इलेक्शन आप लोग छोड़ दे। जिसको आप कह रहे हो मेरा आदमी तेरा आदमी, वो उससे कहीं ज्यादा गंभीर होती बात। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस होता है सर, हर बार होता है, हर बार ऐसे अंग्रेज लोग कांग्रेस राजस्थान पे किस नहीं हो। बिल्कुल ठीक। आप मैं बोलूं, यस, आप बड़े निराश कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन है, तो मेरा आदमी तेरा आदमी नहीं है। हर समूह, वो जाति का समूह हो, वो धर्म का समूह हो, क्लास हो, कांग्रेस शुरू से, इसको हम कहते हैं काडर नहीं। काडर क्यों नहीं है कांग्रेस में? क्योंकि कांग्रेस सामाजिक गठबंधन है, समाज का गठबंधन है। अब समाज के गठबंधन में समाज के हर तबके की बात सुनी जानी चाहिए, उसमें समय लगता है। हमारा रिमोट कंट्रोल नागपुर वालों के हाथ में हुआ ऐसा नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल सबके हाथ में होता है, और उसके बाद हम मिलकर तय करते हैं। आप में सब्र कम होगा, मेरे में ज्यादा होगा, हो सकता है। सबके पास है, सब्र जरूरी है, और सामाजिक गठबंधन बनाना आसान नहीं होता। आपने देखा भाजपा कभी सामाजिक गठबंधन तो हमेशा हिंदू मुस्लिम करेगी, हमेशा लड़वाएगी। हम जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम में समय लगता है, उसमें संघर्ष ज्यादा होता है, उसमें पसीने ज्यादा निकलते हैं, लेकिन उसका फल भी ज्यादा मीठा होता है। तभी तो 70 साल में से 60 साल हम ही थे। गंभीर बात है, इसको आप गंभीरता से जरूर, आज जब तकिए पर सर रखोगे तो ये सामाजिक गठबंधन के विषय में जरूर सोचना और मिलकर बात भी करेंगे।
प्रदेश प्रभारी प्रमुख का जो मसला है गुजरात में कहाँ पहुँचा, कब सोल्व होगा? जल्दी इस पे भी साझा करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। क्योंकि यहाँ के नेता भी बार दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो आपको क्या आपको आपत्ति है? हम तो चाहते हैं दिल्ली भी आए, हम भी यहाँ आए। सर्विस को ले जाए आप। बहुत जल्दी इस पे हम आएंगे। राजनाथ सिंह कि कांग्रेस ने काफी उपयोग किया गांधीधाम का गांधी की लीगली, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक केवल भ्रष्टाचार बढ़ाया है। राजनाथ सिंह का ये सरकार ऐसी है जो सुबह से रात तक नेहरू जी का ही नाम उपयोग करती है। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो इनको बोलो आप भी गांधी का नाम इस्तेमाल करो ना। वैसे तो ये भी करते हैं, सुबह से शाम तक राहुल गांधी बोलते रहते हैं, अपना कुछ बताने को है नहीं। तो इनको चाहिए कि 7 साल हो गए, 2.5 साल और बचे हैं, 7.5 साल हो गए हैं, अभी भी कुछ तो कर जाएं। सुबह से शाम तक कांग्रेस में ये हो रहा है, कांग्रेस में वो हो रहा है, इसमें इनको क्या दिलचस्पी है हमें नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने आपको पूछा या आपको मैंने बोला कि यहाँ क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री वर्सेस अध्यक्ष पाटिल वर्सेस रूपाणी, मैं तो नहीं बोल रहा। हमें क्या मतलब, लड़ने दो ना। या ऊपर क्या चल रहा है, वहां कौन कौन लड़ रहा है आपस में एक दूसरे से। गृह मंत्री की अपनी सोच है, प्रधानमंत्री की अपनी सोच है, हमें क्या मतलब है, करते रहे। बोला कि इनके हीरो जो भी हमसे आकर उधार लेते हैं, आपके कैसे हो गए, हम तो नहीं बोल रहे। अरे आपको जिस काम के लिए चुना वो करिए ना। सुबह से शाम तक टिप्पणी करोगे नेहरू जी गांधी जी पटेल जी सुभाष चंद्र बोस, आपका कौन था इनमें से, बताओ ना। अरे जी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से नाराज हो गए तो जनसंघ गए थे या हिंदू महासभा गए थे। उन्होंने तो तब भी आपकी खिलाफत की थी और बाद में भी और पहले भी। आपका कौन था? क्या शहीद भगत सिंह आपके थे, चंद्रशेखर आजाद आपके थे, महात्मा गांधी आपके थे, सरदार पटेल आपके थे, नेताजी आपके थे, कौन था आपका? आज भी अगर इनको स्टैच्यू भी लगाना पड़ता है सबसे बड़ा, तो कांग्रेस के नेता का लगाना पड़ रहा है। क्यों नहीं लगाते अपने गोडसे का, बताओ। ये इनको बोलो सुधर जाए। जनता बार मौका नहीं देती, 2 बार दे दिया, बहुत हो गया। अगर अब भी काम नहीं करना है तो तीसरी बार दिखेंगे नहीं आपको। ये अब बस कमाल की बात है साहब, गांधी जी का नाम ले रही कांग्रेस। क्यों नहीं ले भाई, हमारे राष्ट्रपिता, हम तो लेंगे, गर्व से लेते हैं, आप भी लो। गोडसे का लेंगे यार नाम, कमाल है। Yes, Yes, sir. Yes, boy. You have talked about polarization. It is the success of polarization which is the country of 1940 now in 3 parts. So, and for last 65 years Congress has been ruling. Why would not you educate the people enough that they don't fall victim or vulnerable to polarization efforts? You have raised a very historical, I know that. it's my favorite topic. You shouldn't have done this, because I can sit for 1 hour and talk about it. I can listen. The creation of Bangladesh is a defeat of two-nation theory. Yes. Do you agree with me? Yes. The two-nation theory has a journey which started with the book by their icon, so-called icon, I don't want to name that icon. Jinnah picked it up. This was a jugalbandi between League and Sangh, which created two nations. ये एक जुगलबंदी थी लीगियों की और संघियों की, जिससे 2 राष्ट्र बने। कर्णावती अधिवेशन 1937, 1940 लाहौर अधिवेशन किसका? कर्णावती हिंदू महासभा का। दोनों में क्या बात हो रही थी कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग देश हैं। ये यात्रा है 2 नेशंस की, ये पोलराइजेशन की यात्रा है। कांग्रेस ने उस यात्रा को नजरअंदाज करके अपनी बात पे अडिग रहे। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि लड़ते रहें और आजादी दिलवाई। ये लड़ाई, ये संघर्ष आज का नहीं है, बहुत पुराना है। This is an age-old conflict, an age-old struggle that the Congress and the country has put up against these forces.
Congress is not alone in this struggle. The country has supported the Congress in this struggle because the country wants to stay one. Yes, they are temporary defeats. I agree with you. But these are temporary. The success of India is in the story of India, in the journey of India. That success is permanent. Don't get discouraged by temporary defeats. Have you finished? Thank you. Have you finished? Yes, please. This is a related question. But 4 months back, the elections in Tamil Nadu, West Bengal, and Kerala, they have decisively proved that polarization effect can be countered and defeated. So, what lessons the Congress party wants to take from that? No, as a country we are learning these lessons, not just as a party. But it is a common struggle. Yes, I agree. These are lessons that each one of us needs to learn. Therefore, whenever they talk in a divisive language, that is the right moment to stop and think what is it that they are trying to take our attention from, distract our attention from. Whenever they talk in the language of division, they are selling the country. They are taking a decision which is against the interest of the country. They don't want the country to know it. आज देश बेचने वालों के खिलाफ देश बचाने वालों का एक सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी ये इस तरह की बांटने की बात करते हैं, चुपचाप अंदर देश को बेच रहे होते हैं, कोई ऐसा निर्णय ले रहे होते हैं जो देश का नुकसान कर रहा है। Their narrative is meant. They are not interested in Hindu or Muslim. Believe me, they are not. They are interested in selling the country. They are interested in enriching their friends and their own party. So Yes. what is party's stand on Gandhi Ashram redevelopment? Sorry, on Gandhi Ashram redevelopment. yes. Gandhi Ashram. ગાંધી વ્યક્તિની વિચાર છે ગાંધી ગાંધી દેશ અને દેશ અને પ્રદેશનું સ્વાભિમાન છે ગાંધીના વિચારો અને ગાંધીના સંસ્કારો ને સિંચવાનું કામ આઝાદીના આંદોલનથી આજ પર્યંત કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કર્યું છે. ગાંધી અને સરદારના વિચારો અને સંસ્કારોને સત્તાની એડીએ કચકડામાં મઢવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરતી આવી છે. આપના મારફત સંવિધાનના પગથિયે સત્તામાં બેઠેલા લોકોને વિનંતી છે, ગાંધી આશ્રમ એ દેશની આઝાદીનું કેન્દ્ર બિંદુ છે. ગાંધી આશ્રમનું નિર્માણ કરવું હોય તો ગાંધીના ચીંધેલા રાહે ગાંધીના સંસ્કારોનું અમલીકરણ કરી એ આઝાદીના વિચારને મજબૂત કરવો જોઈએ. ગાંધી આશ્રમનું નિર્માણ એટલે આ દેશમાં બોલવાની આઝાદી, હરવા ફરવાની આઝાદી, ખાવા પીવાની આઝાદી, ધર્મની આઝાદી. કમનસીબે આઝાદીના ઇતિહાસમાં કોઈ યોગદાન નથી એવા લોકો કોંગ્રેસ પાસેથી ઉછીના નેતાઓ લઈ એના સંસ્કારો ને કચકડે મઢવાનું પાપ કરી રહ્યા છે અને પરિણામ સ્વરૂપ આજે ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશ સ્વાર્થ અને ભયની દીવાલ વચ્ચે ફસાયું છે. 20 વર્ષની સળંગ ગુજરાત યાત્રાની આપણે વાગોળશું તો આપણે સૌ એના સાક્ષી છીએ કે પહેલા આપ સૌ મિત્રો જે ખુલીને
સરકારની નિષ્ફળતાઓને ઉજાગર કરવા કલમને ધાર કાઢી શકતા કમનસીબે આજ વિપક્ષનો અવાજ પણ ક્યાંય સત્તાની એડીએ કચડાયો છે અને આપણા કલમની ધારને પણ સત્તાની એડીએ ઊઠી કરવાનું કામ શાસકો દ્વારા થઈ રહ્યું છે। મારી આપ સૌને વિનંતી પરેશભાઈ, પાર્ટી શું કરી રહી છે આ એક મિનિટ, મામલા- મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે પાર્ટી જે કાંઈ કરી રહી છે એ જનતાની અદાલત સુધી પહોંચાડવામાં આપ મિત્રોની મદદ મળશે તો બીજી આઝાદીનું સપનું સાકાર थैंक यू। આભાર। Thank you very much. राजनाथ सिंह ने एक और बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद जो खत्म हुआ है देश में वो नरेंद्र मोदी को आभारी है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने की मशीन कहते हैं, लेकिन वो लोगों का आत्मविश्वास जीता। तो पुलवामा में क्या आतंकवाद नहीं था? किसने किया था? अगर आतंकवादियों ने नहीं किया, पुरी में क्या हुआ था? पठानकोट में क्या हुआ था? सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं आतंकवाद के सामने, तो इस सरकार के नीचे हुए। इसका जवाब दें ना, आरडीएक्स कैसे पहुंचा पुलवामा? आतंकवादियों ने नहीं पहुंचाया तो किसने पहुंचाया? आज बता दें। ये कमाल की बात है। सब हर चीज के लिए धन्यवाद मोदी जी। शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर भी बोर्ड लगा दो, जहां कोविड में इतनी मौतें हुई गुजरात में। आज मैं सबसे आह्वान करता हूं कि वहां भी बोर्ड लगा दो, धन्यवाद मोदी जी। हर जगह थैंक यू मोदी जी।